और अपनी रणनीतियों की, और बात करेंगे कि इस गिरावट में भी कौन है जो बेफिक्र है और अपने निवेश को बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में बात पूछते थे। ये बाजार कब गिरेगा, भैया बाजार कब गिरेगा, कौन से दिन गिरेगा, कितने बजे गिरेगा, अगर ये कोई बताने वाला हो जाए पैदा तो फिर तो वो तो अमीर ही है, वो तो भैया हिमालय में बैठेगा वहीं से पैसे कमाएगा। खरीदोगे तो सोच विचार करके खरीदोगे ना, मेरा ज़्यादा पैसा जा रहा है, अच्छी चीज़ आ रही है, रखूँगा तो बढ़ेगा ही। या आप जब लोहा खरीदने जाते हो तो इतना सोच विचार करोगे कि जो छोटे शेयर हैं, पेनी स्टॉक हैं, वो जल्दी से कवर होकर आपको नहीं दिखाएंगे। इसका भी एक लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा कि लाओगे। अच्छी चीज़ लुका कर आती है, बता कर नहीं आती किसी को। बहुत गहरी विद्या से चीज़ें बताता हूँ, समझते नहीं। उसे ऊपर जाने की प्रतिक्रिया के साथ है। क्या आप और मैं निवेश करने से पहले ये भूल जाते हैं कि शेयर सिर्फ ऐसे नहीं जाता है, नीचे भी आता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बाजार की गिरावट की और अपनी रणनीतियों की, और बात करेंगे कि इस गिरावट में भी कौन है जो बेफिक्र है और अपने निवेश को बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा, वोडाफोन आइडिया अब बहुत नीचे मिल रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी का बारे में बात करेंगे। यस बैंक के बारे में बात करेंगे। एक शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस शेयर के बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, थोड़ा सा आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि जितने भी शेयर आप गिरते हुए देख रहे हैं, जितनी भी रणनीतियां विफलताओं की ओर देखने को आपको मिल रही है, जो सबके मन में जागृत होती है, क्योंकि हर एक निवेशक जो हम जैसे हैं, उनकी प्रतिक्रिया शेयर खरीदने के बाद उसे ऊपर जाने की प्रतिक्रिया के साथ है। क्या आप और मैं निवेश करने से पहले ये भूल जाते हैं कि शेयर सिर्फ ऐसे नहीं जाता है, नीचे भी आता है। पर फिर भी हमारे दिल की ललक ये बोलती है कि हमें ग्रीन ज़्यादा बाजार के अंदर पसंद है, और जब ग्रीन की भाग हमें पसंद है तो एक भाग और, यानी एक पार्ट और यहाँ रेड भी है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन इस बाजार की मजबूती और आपकी रणनीतियों की स्थितियों को आंकलन करता है। तो जब भी बाजार के अंदर गिरावट होती है, ये यकीन करना कि जो छोटे शेयर हैं, पेनी स्टॉक हैं, वो जल्दी से कवर होकर आपको नहीं दिखाएंगे। इसका भी एक लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अगर क्वालिटी वाले शेयरों में भी गिरावट हो रही है, काम जो अच्छा करता है उसमें भी देखो गिरावट तो हो रही है सारे शेयरों में। जब सारे शेयरों में गिरावट हो, मार्केट ही गिर रही हो, तो समझना है कि भाई सभी गिर रहे हैं, यहाँ काम किसी की वजह से शेयर नहीं गिर रहा है। ये सबसे पहला नियम आपको देखना है। अब स्थितियां आती हैं कि कौन से शेयर जल्दी कवर करेंगे। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति नादान है वो तो पैनी स्टॉक की तरफ अपनी मंशा को इस गिरावट की तरफ ले जाएगा, और वो सोचेगा कि भैया कुछ पैसों में ज़्यादा शेयर आ रहे हैं और गिर भी रहा है शेयर, और यहाँ पर अपनी होल्डिंग में बना लूँ। दूसरा याद रखना, बड़े बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, डीआईज और यहाँ तक के एफआईज जो बेच कर भाग रहे हैं, ये भी क्वालिटी वाले शेयरों के प्रति आगे बढ़ेंगे। बड़े बड़े निवेशक और हम में से आप और हम ही अच्छे शेयरों की तरफ रणनीतियां बनाएंगे। तो जब किसी झोरी को किसी रत्न की, किसी हीरे की परख होती है, तो क्या वो जब रेट कम होते हैं तो क्या वो झोरी जो है पित्तल की तरफ भागेगा, लोहे की तरफ भागेगा, या फिर वो बहुमूल्य रत्न गोल्ड जो है उसकी तरफ बढ़ेगा? ये वो कारण है कि जो छोटे शेयर होते हैं वो वहीं अटक के रह जाएंगे, पर जो बड़े क्वालिटी वाले शेयर होते हैं उसके लिए बड़े लोग इस
चीज़ की तलाश करते हैं भैया ये कब बाजार के अंदर एक ऐसा फॉल आए कि हम अपनी रणनीतियों को बनाए। ये जोहरी जो है ना बैठे रहते हैं, और इन्हीं जोहरी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे विजय केडिया साहब जब ये कह रहे थे कि मैं कोई नया पैसा नहीं लगाऊंगा पर अपने स्थितियों के साथ बना रहूंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि उन्होंने पैसा बचा के रखा होगा, और अब ये गिरावट हो रही है तो यहां पर भी वो आजमाएंगे। चीजों को समझो, छोटी तरफ छोटे विचार वाले घुसेंगे, बड़ी तरफ बड़े विचार वाले घुसेंगे। बाजार के अंदर उठा पटक ना हो तो बात वैल्यू ही नहीं बदलने लगने की कि आपकी मेरी और हम सब की वैल्यू क्या है, हम किस चीज के अनुसार बाजार के अंदर चले गए हैं। तो ध्यान रखना, बड़े शेयर जो हैं वो जल्दी कवर करेंगे क्योंकि उसके अंदर वैल्यूबल पैसा लगता है, सोच विचार करके लगता है। ध्यान रखना, सोना खरीदोगे तो सोच विचार करके खरीदोगे ना, मेरा ज़्यादा पैसा जा रहा है, अच्छी चीज़ आ रही है, रखूँगा तो बढ़ेगा ही। या आप जब लोहा खरीदने जाते हो तो इतना सोच विचार करोगे, आगे रख के ले आओगे अपनी एक्टिवा में 2-4 लोहे, सोना रख के ले आओ, रख के ला सकते आप, जेब में लुका के लाओगे। अच्छी चीज़ लुका कर आती है, बता कर नहीं आती किसी को। बहुत गहरी विद्या से चीज़ें बताता हूँ, समझते नहीं भैया। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के भी विशेषताएं हैं। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा नहीं लगता क्योंकि जब वो नीचे की तरफ आता है तो उसके अंदर और इन्वेस्ट करने की इच्छा हमारे अंदर जाग जाती है, क्योंकि जो शेयर 50-60 रुपए गिर जाए, हम सोचें यहीं से कुछ वैल्यू बन गई हमारी, वो सबसे बड़ी रणनीति हमारी गलत हो जाती है। क्योंकि जब बाजार के अंदर गिरावट आती है तो उसका वेट करना पड़ता है कि वो चाल अगली कब आगे के ऊपर दिखा रहा है, वरना वो तो गिर ही रहा है। हम यहाँ खरीदेंगे वो यहाँ गिर जाएगा, यहाँ खरीदेंगे यहाँ गिर जाएगा, यही देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते से एक भी खरीदारी मैंने बाजार के अंदर अभी तक नहीं की है, मैं आपको बता दूं। हमारा मनसा क्या थी, प्रॉफिट को हाथ से आज कई लोगों ने अपने प्रॉफिट गवा दिए हैं, पहले भी गवाए हैं, और उसी हिसाब से मैंने आपको कहा शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अमाउंट नहीं लगती, क्योंकि आप उस वजह से लगा रहे हो कि आपका शेयर ऊपर जाएगा आप पैसा कमा लोगे, पर नीचे जाएगा तो। हाँ, लॉन्ग टर्म में हम सोचते हैं कि हाँ यार हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, हम कुछ खरीद ही लेते, तो वहाँ लॉन्ग टर्म में आपका जो पैसा लगा है वो आज की स्थितियों के साथ नहीं लगा है, आपकी 5, 10, 15 साल की स्थितियों के साथ लगा है। वो तो देखो ही मत उसको, बड़े बड़े शेयर जो अच्छे शेयर होते हैं, पर विचारों का ही तो खेल है शेयर बाजार। नहीं ना शॉर्ट टर्म में भैया लोग वेट करते हैं अपने पैसे को किस तरीके से चीज़ों के साथ आए। अच्छा, बाजार के अंदर सालों से चल रहा था बबल है बबल है बबल है, ये बता रहा है वो बता रहा है बबल है ये है वो, पर वहाँ पर बाजार आपको गिरते हुए देखने को नहीं मिला, पर इवेंट में गिरते हुए देखने को मिला है। चाहे वो आपका बजट हो, चाहे आपकी रणनीतियाँ चुनाव की हो, उस वक्त आपको गिरावट देखने को मिली, पर उसने थोड़ा सा कवर किया। पर फिर भी सबको पता था ना भैया निफ्टी कहाँ है, बैंक निफ्टी कहाँ है, सेंसेक्स कहाँ है, शेयर कहाँ है, सब पूछते थे ये बाजार कब गिरेगा, बाजार कब, भैया बाजार कब गिरेगा, कौन से दिन गिरेगा, कितने बजे गिरेगा, अगर ये कोई बताने वाला हो जाए पैदा तो फिर तो वो तो अमीर ही है, वो तो भैया हिमालय में बैठेगा वहीं से पैसे कमाएगा, नेट आना चाहिए उसके अंदर। किसी से मत पूछ भैया आपको क्या लग रहा था कि बाजार कल गिरेगा, पर ये आप तब सोच रहे थे जब बाजार ऊपर जा रहा था, जब ऊपर जा रहा था। मैंने कहा जब सब भूल जाएंगे ना तब बाजार गिरेगा ये। तो जब आपको और मुझे पता था कि बाजार, फिर वहां पर एक ऐसी चीज चलती है भैया कभी ना कभी तो गिरेगा, तो फिर उस दिन का वेट करना है। पर किस दिन गिरेगा, कब गिरेगा, ये विचारों के साथ तो कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हम। हमारे अंदर खुजलियां बहुत हैं जिस वजह से हम सारा पैसा लगा देते हैं और फिर सोचते हैं बाजार कब गिरेगा, निकलने का मौका भी नहीं देता बाजार में, आपको बता दूं। समझ गए। शिकारी जो होता है जब वो शिकार के लिए जाता है तो उसे ये नहीं पता होता है आज वो शिकार पकड़ लेगा, उसके चुंगल में कोई शिकार आ जाएगा, या वो खाली ही पेट अपने बाहर घर पे आएगा और बच्चों को कहेगा भाई सो जाओ आज कुछ शिकार नहीं पकड़ा गया। पर वो उम्मीद से जाता है शिकार पकड़ने के लिए, क्या करता है वो जाल बिछा देता है वो। अब वो जाल बिछा कर बैठ गया, अब उसे नहीं पता वो कितने घंटों में उसका शिकार पकड़ा जाएगा, क्योंकि शिकार जब होता है जब शिकारी अलग अलग रणनीतियों से शिकार को लालच देता है। मैंने बीच में आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, हमें शिकार नहीं बनना है शिकारी बनना है।
तो वही तो चलता है बाज़ार के अंदर। और लोग पूछते हैं सर खरीदे कहाँ, बेचें कहाँ, वो क्या है, ये क्या है। भैया इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने हर बार का टारगेट में फंसना नहीं है, चीज़ों में उलझना नहीं है, हर स्थितियों को आपको अच्छा करते हुए जाना है। जीटीएल की इंफ्रा की चीज़ें जब मैं आपको उसके लॉस के अनुसार, उसके काम के अनुसार, उसकी सालों की चाल के अनुसार चीज़ें मैं आपको समझा रहा था, तो दृष्टि तो वहाँ पर ये थी कि भैया हमें कुछ समझना है बाज़ार से। मैं ये नहीं कह रहा था कि आपको ख़रीदना बेचना है। जब चीज़ कोई बेकार है और उसकी विश्लेषण उस तरीके से है कि भैया वो हमें दे क्या रहा है बाज़ार के अंदर, तो वो तो सोचने की विधि हमें अपने दिमाग पर लानी चाहिए। आज भी शेयर ने लोअर सर्किट लगा दिया और शेयर आपको 2 रुपये से कम 1.97 रुपये में देखने को मिला। सालों से कर रहा है जीटीएल इंफ्रा ये, है ना। तो बहुत कुछ ऐसे शेयर होते हैं जहां पर पैसा लगाकर सोचना है डूब गया मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, तब वो आपको कुछ कर सकता है आपके लिए। वरना छोटे शेयरों में लाखों लगा के 25-25 पैसे 5-5 पैसे कम होना बड़ा दुख की चीज़ें देकर जाता है। इसलिए ही तो मैंने एक मुहिम चलाई है, किसी को बताना ही नहीं है खरीदना बेचना का है, किसी को बताना ही नहीं है। हमें ही नहीं पता जब भैया कब क्या चीज़ें क्या हो जाए बाजार के अंदर। पर रणनीतियां तो भैया देखो, जब आप बस के अंदर जाते हो तो आपको पता है ना, आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कहाँ जाना है और वो बस कहाँ जाती है, ये आपको पता है ना। आपके लक्ष्य तो आपको पता है ना रास्ते के। अब चलाने वाला तो कोई और है ना, वो कहीं भी रोक देगा। यही होता है बाजार, यही होता है शेयर बाजार। अच्छा शेयर भी कहीं भी रुक जाएगा, चलाने वाले आप और मैं नहीं है। आप सिर्फ उसकी काम की स्थितियाँ जानने वाले हैं। तो जीटीएल इंफ्रा में भी काफ़ी लोग उत्साहित जो होते हैं भैया। वो देखो सर एक चीज़ बताऊं, जब खुश होते जाओगे बाज़ार के अंदर, तब तक हमारा बाज़ार की स्थितियां खराब होती जाएंगी। इतनी गिरावट के बाद भी बेफिक्र कौन है भैया? म्यूचुअल फंड है बेफिक्र, और वो निवेश करते जा रहे हैं अपना। क्योंकि म्यूचुअल फंड आज और कल के लिए तो बना नहीं है, वो अपने कस्टमरों को रिटर्न देने के लिए ही जाने जाते हैं, और वो मौके की तलाश भी करते हैं। गिरावट जब भी होती है, जब भी म्यूचुअल फंड वाले कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं। एफआईज की लगातार बिकवाली के बावजूद भी म्यूचुअल फंड ही है जो अपनी स्थितियों को अपने अनुसार योजनाओं में, चाहे लार्ज कैप योजना हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, उसके अंदर अपनी रणनीतियां इस बड़ी गिरावट में लगा कर चल रहे हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं बेफिक्र, ये है तो न्यूज़, और ये है म्यूचुअल फंड के संस्था जो है एमफी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जहां पर म्यूचुअल फंड ने 26 सितंबर से 22 अक्टूबर तक लार्ज कैप योजनाओं में करीब 2600 करोड़ रुपए डाले। अब ये 22 तारीख को तक का ये डाटा मैं जो बता रहा हूं, उसके बाद भी तो आज आपको गिरावट देखने को मिली। जब वो 22 तक के अपने 2600 करोड़ रुपए डाल के बैठ चुके हैं, और आज की गिरावट या कल की गिरावट हो, तो उनका पैसा भी तो कम हो रहा होगा ना, जो उन्होंने पहले लगा दिया। आज तो लगाया नहीं उन्होंने, जो लगाया उसका डाटा लगाएगा, तो उनका भी पैसा कम हुआ है। पर उनकी विधि क्या है? उन्होंने लार्ज कैप में लगाया और दूर की मंशा के साथ। इसी अवधि के दौरान एमफी की रिपोर्ट के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, लार्ज कैप तो मैंने आपको बता दिया, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड ने इन योजनाओं के तहत डाले हैं। और यह देखने को आपको मिल रहा है कि 21 अक्टूबर तक म्यूचुअल फंड ने करीब 66,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं बाजार के अंदर। इक्विटी बाजार में 66,000 करोड़ रुपए वो करते आ रहे हैं ना, बाजार अब भी गिर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई कंपनी है, आज उसका शेयर 50 है, अगर वो 100 में जाएगा तो 50 क्रॉस करके ही जाएगा। अगर आपका टारगेट 70 का है तो पहले वो 50 ही पार करेगा। जब वो 50 से नीचे है तो 70 का आपका टारगेट है। फिर आप उसका फंडामेंटल चेक कीजिए, उसकी हर एक रणनीति चेक कीजिए। ये म्यूचुअल फंड वाले अपनी टीम के साथ वर्क करते हैं। भैया मेरी वीडियो के अंदर सच्चाई मिलेगी, बुद्धि को बढ़ाने की चीज़ें मिलेगी, वो धैर्यता मिलेगी जो बड़े बड़े लोगों के पास होती है, और वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिस राह पर अगर आप चले,
यहाँ कोई टारगेट नहीं है, कोई शेयर नहीं है, पर रणनीतियाँ हैं। रणनीतियों पे हमें वर्क करना है। हम तो रणनीतियों पे वर्क करते हैं, हमारा तो मतलब ही नहीं किसी को खरीदवाना बिकवाने का। तो म्यूचुअल फंड वालों ने 66,000 करोड़ रुपए इस 21 अक्टूबर तक के निवेश की स्थितियों के साथ बताए हमें। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, सिप जो है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, यानी कि सिप, उसके अंदर भी लगातार सिप की चीज़ें चल रही हैं। ये भी आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो गिरावट में ही चीज़ें देखी जाती हैं, पर गिरावट में कोई लोग कहने लग जाए सर कौन सा, देखो सर शेयर तो सारे अच्छे होते हैं। शेयर तो हर एक सेक्टर की चीज़ों को उठाओ, पहले आप उसका फंडामेंटल चेक करो, उसके हर एक चीज़ चेक करो, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ आपको चेक खुद ब खुद करनी पड़ेगी, कोई नहीं आपको बताएगा। उस रणनीतियों के साथ आपकी विधि देखनी है कि भैया बाजार में जब हमने इतने साल दे दिए, क्या ये गिरावट इसी साल देखने को मिली या कभी हर बार हो जाती है इस तरह से। तो कभी भी ग्रीन की तरफ देखकर मत चलो, रेड की तरफ देखकर चलो। इसी गिरावट में कौन क्या करता जा रहा है, छोटे लोग नहीं भैया, बड़े लोग क्या करते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, DIs क्या कर रहा है, LIC क्या कर रहा है, भैया उनकी तरफ देखो और सोचो क्या वही ये शेयर हैं जो कुछ महीने पहले हम देखते थे। हाथ से निकल गया, हमारे हाथ से कोई सा शेयर नहीं निकलता, हाथ से हमारे विचार निकलते हैं, माइंड से हमारे विचार निकलते हैं, और वो विचार सच्चे होने चाहिए। और इसी विचार को कुछ लोग धुंधला कर देते हैं जब तेज़ी वाली चीज़ में तेज़ी आपको दिखा देते हैं। हर बार का है, जब भी बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर गिरेगा, गिरावट होगी, ये एक पार्ट है। धैर्यता देनी है, लालच को त्यागना है और आगे की तरफ बढ़ना है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म अलग विषयों के साथ होता है। और अपनी रणनीतियाँ, जब आपको प्रॉफिट आए वो आपकी अपनी रणनीतियाँ हो सकती हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं खुश होने की, तो वहाँ पर एक खुशी का कारण तब होता है जब हम उस प्रॉफिट को ले लेते हैं। जब हम बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो की चीज़ों के साथ कि ये मेरा पोर्टफोलियो, इसमें प्रॉफिट आ रहा है, और उससे हम खुश हो रहे हैं, तो भैया वो कभी भी धुंधला हो सकता है। और जब हम बात करते हैं दुखी होने की कि मेरा इतना लॉस हो रहा है अच्छे शेयरों में भी, वो तो कभी भी ऊपर जाएगा, वो भी दोनों पार्टी की चीज़ें हैं। समझने वाली स्थितियाँ ये हैं कि आप किस वजह से खुश होकर चीज़ों को आगे के लिए करते हैं। जब भी आप ज़्यादा खुश होंगे, जब भी आपके विचार छोटे शेयरों में ज़्यादा खुशी वाले होंगे, यकीन करना उसी चीज़ के अनुसार हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ध्यान रखना सर, 25 अक्टूबर 2019 वोडाफोन आइडिया का शेयर 4 रुपये 10 पैसे का था। 5 साल हो गए आज, 25 अक्टूबर 2024 हो गई आज इसका शेयर 7 रुपये 60 पैसे तक भी आपको मिल रहा है 5 साल में। अब इन 5 साल के अंदर 2 बार ये शेयर 18 रुपये की भी शायद आपको टारगेट दिखा के भी आ चुका है। इन्हीं चीज़ों के अनुसार कई लोगों ने उतार चढ़ाव में भी पैसा कमाया होगा और उतार चढ़ाव में ही पैसा गंवाया भी होगा। जब इस कंपनी के अंदर सब कुछ ख़त्म सा हो रहा था, तब सरकार ने इसके AGR के बदले अपने स्टेक लगाए और वहाँ से एक रौनक जागी कि भैया वोडाफोन आइडिया की गाड़ी स्थितियों के साथ आ रही है। पर आपको देखना है कि अदर कंपनियां एयरटेल, जियो 5G लॉन्च क्या सब कुछ करके बैठ रही है, एयर फाइबर लाती हुई देखने को मिल रही है, चीज़ों को अलग अलग ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। दूसरा, BSNL तेजी के संकेतों के साथ है, पर वोडाफोन आइडिया अपने 4G के विस्तार की चीज़ें हमें बताने के और 5G की चीज़ें हमें बताने के साथ साथ वो न्यूज़ हमारे सामने आती गई और हम उस न्यूज़ से उत्साहित हो गए, खुश हो गए। खुश होने से कुछ नहीं मिलता। फिर उसके बाद आपको देखने को मिला कि वोडाफोन आइडिया FPO लाएगा, वहाँ पर भी हम खुश हो गए। और फिर FPO इतना ज़्यादा अच्छा आ गया कि बड़े बड़े निवेशक GQG पार्टनर जैसे लोगों ने इसके अंदर अपनी एंट्री कर ली और लोगों ने सोचा अब 11 रुपये से नीचे नहीं आएगा, हम फिर खुश हो गए। पार्ट समझना सर, एक जब कुछ चीज़ अलग टेक्नोलॉजी पर चल रही है, यानी कि अलग कंपनियां 5G पे वर्क कर रही है और एक कंपनियां सिर्फ हमें बता रही है, तो वो 5G कब लाएगी, फिर वो हमारी एक ऐसी दिशा बन जानी चाहिए, भैया मुझे इसका 5G देखना है।
और 5G से पहले फिर FPU भी आ गया, पैसा जुटाया, प्रमोटर से भी पैसा आया, फिर बैंकों से भी पैसे वाली बात हो रही है। फिर उसके बाद आपको एक न्यूज़ और देखने को मिली, जो न्यूज़ के कारण जब इसका मसला कोर्ट के पास गया, AGR की जो त्रुटि में गणना में कमी जो बता रहा था वोडाफोन आइडिया, अगर इसके अंदर कुछ छूट मिल जाती तो कई चीज़ें इसकी अच्छी हो जाती। ये बड़े ब्रोकरेज फर्म ने भी हमें बताया था कि ये टारगेट आ जाते इसके, पर क्या हुआ, वहाँ पर भी हम खुश हो गए, फिर वो बातें नहीं हुई है। बीच में इसमें एक चीज़ देखने को मिली है कि इसने सैमसंग के साथ 5G गियर और उपकरण के लिए भी चीज़ें की है, वहाँ पर भी हम खुश हो गए हैं, फिर भी कुछ चीज़ देखने को नहीं मिली है। मेन मकसद इसका है 5G आएगा, कस्टमर रुकेंगे, 5G नहीं आएगा तो 4G जितने कस्टमर हैं इसके, वही इसकी चीज़ों के साथ काम करते रहेंगे। और रणनीति आप ये देखो कि आज शेयर आपको 7 रुपये 60 पैसे तक है, कोई यकीन नहीं कर रहा था ये शेयर 11 से नीचे भी आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें विशेषताओं को समझना है। आगे इसके अंदर कुछ और माहौल मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज़ से नहीं बन सकते सिवा न्यूज के अनुसार। न्यूज इसके अंदर बहुत इफेक्ट डालेगी, और वो न्यूज इसके अंदर 5G वाली और इसके आगे के कदम वाली, उसका हमें वेट करना है। उससे पहले कुछ इसके अंदर तेज़ी या गिरावट आए तो वो स्थिति आपको खुद ब खुद समझनी है। हमें तो वेट करना है 5G के बारे में, कब वोडाफोन आइडिया बताए, है ना। तो वो चीज़ होती है कि जब कोई भी कंपनी कुछ चीज़ें हमें बताती जाती है, हम किस लिए रिएक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, सबसे पहला पार्ट हमारा वो बन जाता है। तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही नीचे का लेवल आ गया है, काफ़ी लोग तो इसके और भी नीचे के टारगेट भी आपको देते हुए देखने को मिले थे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब कोई भी बड़ा ब्रोकरेज फर्म हो गया, बड़े इन्वेस्टर हो गया, कुछ गिरावट वाली बात कह दें और शेयर भाग रहा हो, तो मैंने अपनी एनालाइज के थ्रू ये पाया है कि अगर हम उसमें थोड़ा सा समय दे दें, उनकी बात सत्य हो जाती है। हमने विजय केडिया साहब की बातों को मजाक में लिया, उनकी बात सत्य हो गई है। किसी ने वोडाफोन आइडिया के नीचे के टारगेट दिए, उनकी बातें सत्य हो गई हैं। किसी ने अच्छी कंपनी के नीचे के टारगेट दिए, वो ऊपर भाग रहा था उस टाइम, अब वो शेयर हमें नीचे देखने को मिल रहे हैं, तो सत्य हो गई ना उनकी बड़े बड़े लोगों की बात। वो उस वक्त नहीं होती जिस वक्त कुछ लोग बोलते हैं, वो बाद में हो जाती है। गिरावट में मैंने ये चीज़ें एनालाइज की है। अगर आपने खुद की एनालाइज करके ये रियलाइज़ किया है कि ऐसा होता है, तो आप बाज़ार में कुछ सीख रहे हो। तो वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ न्यूज़ से ही खुश किया, हमें काम से खुश करने की स्थिति हमारे सामने नहीं है। अब न्यूज़ ही कुछ इसका पासा पलटने की चीज़ों के साथ आएगी। सुजलोन एनर्जी 86 रुपये के हाई, और उसके बाद कई लोगों के अच्छे टारगेट और निगेटिव टारगेट, ये हाई तोड़ देगा तो ऊपर, ये लो तोड़ देगा तो नीचे, ये चीज़ें चलती गई। अंदर की न्यूज़ इसके अंदर आती गई, ऑर्डर इसको मिलते गए, उसको पूरा करने की चीज़ें कंपनी बताती गई। आज शेयर आपको 66 रुपये करीब का भी मिल रहा है। अब इसका Q2 का रिजल्ट कब आ रहा है भैया? Q2 का रिजल्ट सुजलोन एनर्जी का आ रहा है 28 अक्टूबर का। जब चारों तरफ 2030 के लक्ष्य हो, उसकी बात हो, तो उसी कैटेगरी का ये शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का। हर एक संभव प्रयास करके वो चीज़ समझाने की मैंने कोशिश की है कि जिस थीम पर चीज़ें चल रही हैं, उस थीम को तो हमें पकड़ना होगा। जिस थीम के लिए जीवाश्म ईंधन से अपने IPO ग्रीन एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, तो वो थीम रिन्यूएबल एनर्जी की है, उसे भी हमें पकड़ना होगा। उतार चढ़ाव बाजार में कभी भी हो सकते हैं, ये आप सभी को पता है। यस बैंक का कल आ रहा है रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले शेयर 20 रुपये से नीचे 19 रुपये 22 पैसे तक शेयर आ गया है। वहाँ भी रणनीतियाँ मैंने आपको काफ़ी इसके अंदर समझा के गई है। ये भी शेयर जो है दूर का है, पर हमारे सामने आती है ऐसी वीडियो आती हैं जहाँ पर हम खुशनुमा हो जाते हैं, चीज़ों को अलग अलग ढंग से ले लेते हैं, तो वो भी आपको समझना है। यस बैंक हाल ही में जो भी इसने रिजल्ट प्रस्तुत किए, अभी 2-3 क्वार्टर जितने भी किए हैं, उसमें इसने हमें अचंभित किया है अपने वर्क के अनुसार। उम्मीद है आगे भी अपने वर्क के अनुसार ही अचंभित करेगा। पर रिजल्ट आने की वजह से आप सोचें मंडे भाग जाए, गिर जाए,
भैया ये इसका कुछ नहीं हम कह सकते, वो यस बैंक का इसके अंदर यही खासियत है कि ये रिजल्ट तो अच्छा प्रस्तुत करता है पर वो सर्किट हमें देखने को यस बैंक में नहीं मिलते, काफ़ी नीचे हैं और काफ़ी बड़े निवेशक ने ऊपर भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी चीज़ें आपको समझ कर चले। तो दूर की चीज़ें ये हिसाब से होती रहती हैं। तो अगर अब बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रमोटर की होल्डिंग इकट्ठी एकदम 73 से 0 होना, सबके ऊपर शंका पैदा होना, कंपनी का लाजमी काम अच्छा होना, उसके बाद भी शेयर प्राइस का नीचे गिरना, काफ़ी निवेशकों को हैरानी वाली चीज़ों के साथ होती है। हमारा इन्वेस्ट किसी भी कंपनी के अंदर ये सोचकर कभी नहीं होना चाहिए कि भले ही वो अच्छा काम कर रही हो और मैंने सब कुछ मुझे अच्छा दिख गया हो, वो आपको फिर से तेज़ी दिखा दे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको बस पकड़नी है दिल्ली की और अच्छी बस पकड़नी है, अपनी सहूलियत के साथ पकड़नी है, पर जब आप मंजिल तक पहुँचोगे तब उसका वो ड्राइवर चाहेगा। अब इसी तरीके से आप ऐसी बस में बैठ गए जो बस खटारा है, मेंटेनेंस भी उसकी अच्छी नहीं है, दिल्ली आपको जाना ही जाना है, आप उस बस में बैठ गए तो उसका रास्ते में ही कुछ चीज़ें होना वो दुर्लभ हो जाता है, हमारे लिए बेकार हो जाएगा वो। तो ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा शेयर हमने पकड़ लिया वो ही हमें जल्दी से चमत्कार करके दिखाएगा, है ना। इन रणनीतियों के आपके साथ चलना है। तो सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसने 2005 जो है में उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज से अपना परिचालन शुरू किया था, जो NBFC एक कंपनी थी। ये वो बैंक था जहां पर जन बाजार के लिए इस बैंक को जाना जाता है, यानी कि ये उन गरीब कस्टमरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनको अन्य संस्थानों से, वित्तीय संस्थानों से उनके मुताबिक, उनको यानी कि जो गरीब आदमी के मुताबिक उनको वो पैसा वहाँ से नहीं मिलता था। तो यानी कि ये छोटे छोटे चीज़ों के साथ छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करता था और अधिकतर देखने को मिला है ये कि ये उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है जहाँ पर कुछ को कहीं और से लोन नहीं मिल पाता। तो यानी छोटे चीज़ों के साथ ये छोटे बाज़ार में अपनी इफ़ेक्ट डाल रहा है। कहने का मतलब यह है कि गरीब आदमी को अगर कोई दूसरा संस्थान लोन नहीं दे रहा है तो उसकी ज़रूरत के अनुसार ये अपने विधियों के साथ उनको लोन देता था। तो ये इसका एक मुख्य कारण है, ये आप सब समझ कर चलना। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसका अगर हम मार्केट कैप देखें 6,919 करोड़ का है। देखो थोड़ा सा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट कैप शेयर की प्राइस के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप समझ कर चलना। सितंबर 2023 में कंपनी ने 1,391 करोड़ की सेल्स की थी, 328 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। सितंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर 1,613 करोड़ की सेल्स और 233 करोड़ का कंपनी ने अपना प्रॉफिट कम किया है और अपनी सेल्स को 1,613 करोड़ तक की कर दिया है। कि कंपनी की सेल्स साल दर साल इंक्रीज हो रही है। जब सेल बढ़ती है ना भैया, प्रॉफिट तो वो कभी भी कवर अपना कर लेगी। तो यहाँ से कंपनी ने अच्छे संकेत हमें साल दर साल अपने सेल्स को बढ़ाकर दिखा दिए हैं, यानी कंपनी के पास काम है। रिजर्व अगर हम कंपनी के पास देखें तो 5,095 करोड़ रुपए का रिजर्व है। उधार कंपनी के पास 33,633 करोड़ रुपए का है। देखो सर, ऐसी कंपनियां जो लोन प्रोवाइड करती हैं उनके पास उधार बना ही रहता है। आप किसी भी बैंक के द्वारा ये चीज़ें देख सकते हैं, उन पर किसी बैंकों में उधार रहता ही रहता है ज़्यादा। कैश फ्लो की अगर हम बात करें, कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा डाल रही है और अपना उधार उतार रही है, तो ये भी कंपनी की चीज़ें देखने में सही लग रही हैं। बात आती है इसकी प्रमोटर की, और प्रमोटर आपको सितंबर में देखने को मिलेंगे जीरो, उससे पहले भी जीरो, उससे पहले 73% करीब के थे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर अब इस बैंक के अंदर तो प्रमोटर ही नहीं, अब क्या करें। देखो सर, जो भी चीज़ होती है किसी ऐसे बैंक के अंदर जहाँ पर RBI के नियमों के अनुसार वो चीज़ें होती हैं, क्या होता है कि अगर प्रमोटर ही बोर्ड के मेंबर हों तो वो अपने अनुसार कंपनी की जो भी चीज़ें वो अपने अनुसार कर सकते हैं, पर RBI के नियमों के अनुसार अब ऐसा नहीं है। देखो, आपको HDFC बैंक की भी अगर आप होल्डिंग देखोगे प्रमोटर की, वहाँ पर भी जब इतने बड़े बैंक की होल्डिंग जीरो है तो उससे आपको चीज़ें समझनी चाहिए भैया, कुछ ना कुछ चीज़ें
नियमों के अनुसार है, वो है आरबीआई के अनुसार। तो सर आप इसको इस तरीके से भी मान सकते हो कि मैं कोई एक ऐसी दुकान हूँ जहाँ पर आप मेरे पास आकर पैसा जमा करते हैं और उस पैसों से मेरे से ब्याज लेते हैं या कुछ भी लेते हैं। अब वो पैसों की जो भी चीज़ें हैं, मैं प्रमोटर हूँ तो मैं अपने अनुसार करूँगा, पर कभी कभी देखने को ये मिल जाता है कि भैया प्रमोटर ही भाग गए, प्रमोटर ने अलग काम कर दिया जो कस्टमरों के लिए बेकार हो जाता है। इसलिए ये नियम है कि भैया बोर्ड में जो है सिर्फ प्रमोटर नहीं होंगे, वहाँ पर अन्य बड़े इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, चाहे वो डीआईज हों, चाहे अन्य अलग से जो भी बंदे हों। मतलब एक बंदे के चीज़ें नहीं रहेंगी, एक काम की मंजूरी लेने के लिए सबकी मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो एक नियम के अनुसार। तो ये तो फायदे वाली चीज़ है इसके अंदर, ये आपको समझकर चलना। पब्लिक इसके अंदर अगर हम देखें 72.87% पब्लिक है जो बढ़ रही है। एफआईज इसके अंदर हैं जो 20.62% हैं जो एकदम से बढ़े, जो आपको पता है क्यों बढ़े हैं। और डीआईज कंपनी के अंदर है 6.50% है। तो ये होल्डिंग के हिसाब से कंपनी की चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो ये वो विशेषताएं हैं जहां पर कंपनी अच्छा काम कर रही है, पर काफ़ी लोगों की जो दिशा है सर प्रमोटर की होल्डिंग जीरो। भैया प्रमोटर की होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में भी जीरो है, एक बार वो भी चेक करना। नियमों के अनुसार होते हैं, उस नियम को आपको समझकर चलने पड़ेंगे। कल मैंने आपके लिए 2 छोटी छोटी वीडियो बनाई थी, कृपया आप उसे भी देख लेना, जहाँ पर चीज़ों के अनुसार भी आपको मैंने बताकर गया हूँ। आज की चीज़ें मैंने आपको, एक तो म्यूचुअल फंड की बेफिक्र होने वाली चीज़ें, खरीदारी करने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी है। दूसरा मोटिवेशनल चीज़ें जो नियमों के अनुसार है वो मैंने आपको समझाई है। वोडाफोन आइडिया से हम क्या ही उम्मीद रखें जब इस तरीके से शेयर इतना नीचे आ गया है और वो 5G अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये क्या होगा, फिर हमें न्यू जी इसके अंदर तलाश करनी पड़ेगी। जीटीएल इंफ्रा ज़रूरी नहीं कि भैया 3 के बाद 4, 5, 6 के ऊपर भागे। आपको अपनी रणनीति अपने अनुसार बनानी है कि मुझे किस तरीके से बाजार के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करने हैं। सुजलोन एनर्जी का 28 अक्टूबर को आ रहा है रिजल्ट और शेयर ने 66 रुपये के आपको लो भी दिखा दिए हैं। उस चीज़ को भी आपको समझना, कंपनी का वर्क क्या है और किस चीज़ की थीम है, जिस अनुसार हमें से लंबे समय की चीज़ों के साथ इस सेक्टर को देखना चाहिए। यस बैंक का रिजल्ट कल आ रहा है और अब देखना है कि ये पहले से रिजल्ट अच्छा देता है या ख़राब, ये भी रणनीतियाँ आपको समझकर चलना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अपने काम और अपनी सेल्स के प्रति ईमानदार है, अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, पर आपको देखना है कि खरीदने से शेयर भागने की उम्मीद और ख़रीदने से शेयर गिरने की उम्मीद से ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कुछ चीज़ों को फंडामेंटल के अनुसार लोगों के हिसाब से भी देखा जाता है ना। तो आज चढ़ाव तो कभी भी चलते रहेंगे। देखो सर, किसी के ऊपर भी जो भी वीडियो बनाई है खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।